Hello, I'm audible to everyone. Hi everyone, good evening. I hope आप सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। और ये मेरा फोर्थ सेशन है। मेरी आपने जो सेशन अटेंड किए हैं वो एचआर रिलेटेड थे, ऑपरेशन रिलेटेड थे, कुछ स्पिरिचुअल भी था। और ये सब रिलेटेड था अबाउट योर परफॉर्मेंस और या आपका एटीट्यूड या आपका आगे का जो गोल है उसको पूरा करने के लिए कि बीइंग अ फ्रेशर और स्टूडेंट आप आगे कैसे बढ़ोगे, अपना करियर आगे कैसे बढ़ाओगे, आप स्मार्टली कैसे वर्क कर पाओगे, आप अपने अंदर नई चीजें कैसे अडॉप्ट करोगे। ये ओवरऑल एचआर रिलेटेड मैंने आपको डिफाइन किया था, स्किल सॉफ्ट स्किल की अंडरस्टैंडिंग दी है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट में शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हो। मैंने सेशंस के क्वेश्चन आंसर भी देखे हैं फर्स्ट सेशन के। उसका भी रिजल्ट मैं इस वीक में ही दूंगी आप सभी को। उसके बेसिस पे जैसा कि हमने अनाउंस किया है कि कुछ टैलेंट को, जो कि टॉप टैलेंट रहेंगे, उनको हम पिक कर सकते हैं लाइव ट्रेनिंग के लिए। कंपनी में बुला के उनको मौका दिया जा सकता है। तो जो आपका अभी कल जो टेस्ट सेशन था, होप उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्म किया हो और उसका भी मार्किंग ली जाएगी, फिर कंसिडर करके कंबाइंड रिजल्ट बना के रिजल्ट भी बताया जाएगा आप लोगों को। ऑलराइट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपनी कल्चर। कंपनी कल्चर से आप कुछ समझ रहे होंगे, लाइक वर्ड से, वर्ड मीनिंग से, कि एक संस्था में किस तरह का माहौल रहता है, वो कल्चर डिफाइन करता है। कंपनी कल्चर को सिंपली अगर समझना हो ना, तो क्या है, कंपनी यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, और कल्चर मीन्स वो पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। जैसे कि आपकी पर्सनालिटी, तो इंट्रोडक्शन देते हो, किसी सामने जाते हो, तो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है ना। और आप सामने वाली की पर्सनालिटी देख के कई बार डिसीजन लेते हो या मूव करते हो, उस तरह की चीज है। कंपनी कल्चर इज स्पेशली द पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी, जो ये बताती है कि कंपनी की वैल्यूज क्या हैं, उसमें बिहेवियर कैसा है, बिलीफ क्या है उसको आगे बढ़ने का, यानी कि उसका कोर चीज, कोर वैल्यूज की, उसके एथिक्स कैसे हैं, वो कंपनी एम्प्लॉय फ्रेंडली है कैसी है, उसमें कल्चर कैसा है, वो बिजनेस किस तरह से करती है, वो सारी चीजें आती हैं कंपनी कल्चर में। कंपनी कल्चर हर संस्था का रहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पॉलिसीज रहती हैं जिसमें उनकी कोर वैल्यू डिफाइन की जाती है। कोर वैल्यू एक पूरी डिटेल रहती है कंपनी में कि वो किस तरह के कल्चर को अडॉप्ट करती है और किस तरह की चीजों को अपनी संस्था में रखती है, या उसके द्वारा अपने एम्प्लॉयज को चाहती है कि वो एम्प्लॉयज भी उसके अलोंग चले। जैसे कि सीधा एग्जांपल है आपका, जैसे घर है, आपकी फैमिली है, हर किसी की कंपनी जैसा ही एक घर है, उसमें कोर वैल्यूज है जो कि आपके पेरेंट्स ने, आपके बुजुर्गों ने बताई है आपको, और आप उसको आगे ले जा रहे हो जनरेशन टू जनरेशन। दैट इज कंपनी कल्चर। एक माहौल बनाया है फैमिली ने, एक उसमें मेन वर्ड संस्कार है। लाइक दैट कंपनी कल्चर में भी कुछ सिंपल वर्ड में कहा जाए तो संस्कार रहते हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज से चाहती है, वो बनाती है वैसा माहौल, वो एम्प्लॉय उसको मिल करके उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। और दूसरा, क्लाइंट, सबसे मेन तो क्लाइंट्स रहता है, जहाँ हम बिजनेस करते हैं, जिस तरह का हम बिजनेस करते हैं, उनके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि कंपनी कल्चर। कई बार क्लाइंट बिजनेस भी तभी लेके आते हैं जब कंपनी का कल्चर अच्छा हो या कंपनी का रिलेशन मेंटेन करने का बिहेवियर अच्छा हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी, ये डिफाइन किया है मैंने सिंपली आपको कि कंपनी कल्चर कैसा होता है। तो जैसे वैल्यूज हो गए, आपके वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, आपका विश्वास किस तरह बढ़ रहा है, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, आपका दूसरों के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति और क्लाइंट्स के प्रति या बाहर स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स के प्रति व्यवहार, और उसकी प्रैक्टिस कैसे आप परफॉर्म करें, यानी कि वो मेंटेन है वो चीजें या नहीं, या फिर घोषित कर दी गई, बना दी गई, आगे नहीं फॉलो हो रही है। दैट इज नॉट अ कंपनी कल्चर। कंपनी कल्चर तब बिल्ड होता है जब जनरेशन टू जनरेशन या आपके सभी सदस्य, जैसे एक परिवार के सभी सदस्य उस चीज को माने और उसको वैसा ही करें जैसा होना चाहिए।
दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंपनी कल्चर। तो कंपनी कल्चर जानना और समझना जरूरी क्यों है यहाँ पे? जैसे कि आप बड़े हो रहे हो, आप स्कूल जाते हो, तो आप स्टेज बाय स्टेज सब कुछ समझ रहे हो ना, कि हमें किस स्टेज में कैसा रहना है। हम बड़े हो गए हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी दिखनी चाहिए, हमें हेयर कट रखना चाहिए, हमें अच्छा दिखना चाहिए। तो ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए, आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप हिंदी अच्छे से लिख बोल लो। ये सारी चीजें क्या है, आपकी पर्सनालिटी में वैल्यू ऐड कर रही है, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं खुद के लिए और खुद की ग्रोथ के लिए, फैमिली ग्रोथ के लिए। तो दैट इज व्हाट इंक्लूडेड यू वांट टू मूव योर सेल्फ इन योर लाइफ। और दूसरा ये है कि आप अपनी फैमिली का एक कल्चर आगे लेके जाओगे, जनरेशन टू जनरेशन, कुछ अच्छा बेहतर करके। सो दैट इज व्हाट कंपनी ऑल्सो एम। वो कंपनी का भी ऐसा ही मकसद रहता है कि हम आगे कैसे बढ़े, और हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ तो हमारा पूरा ग्रुप बढ़ेगा। ग्रुप में एम्प्लॉयज आ जाते हैं और सभी पार्टनर, स्टेक होल्डर, सभी लोग आ जाते हैं। डिपेंड करता है इन सारी चीजों में कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है। सभी साइज में कंपनी वैल्यूज रहते हैं, पर स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस में नए तरह के कंपनी वैल्यूज एडिट होते हैं। पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरह के वैल्यू और बिलीफ, एथिक्स या फिर आपका वो पॉलिसीज डिफाइन की जाती हैं। सो इस तरह से कंपनी कल्चर क्रिएट किया जाता है कंपनी में, जिसका मैं कोर वैल्यूज आपको भी डिफाइन करती हूँ। इसमें आपका जो मिशन स्टेटमेंट है वो आता है कि कंपनी अपने आप को आगे कैसे ले जाना चाहती है। उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी के अलावा आपके मोरल वैल्यूज और एथिक्स आ जाते हैं, आपकी पॉलिसीज आ जाती हैं उसमें इंक्लूडेड। सो मेन चीज रहती है कि मिशन स्टेटमेंट, पॉलिसीज, जो आपकी प्रोसेस है काम करने की कंपनी में और लोगों के साथ, बाहर क्लाइंट्स के साथ काम करने की, आपका जो एटीट्यूड और बिहेवियर जो आपके एम्प्लॉयज भी प्रेजेंट करते हैं, आपका मैनेजमेंट प्रेजेंट करता है, और जो बाहर लोग आपके बारे में फीडबैक देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए वो जो प्रतिक्रिया है जो आपकी बाहर बन रही है, क्योंकि आप अच्छे से रसब हो, आपने अच्छे से अपनी लाइफ में जॉब की है और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए आपके रिलेटिव्स आपके बारे में अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। वो चीज बिल्ड करने के, वो चीज बनाने के लिए कंपनी कल्चर बनाया जाता है, कि जो हम व्यापार कर रहे हैं उसमें और उससे बाहर भी दोनों साइड एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक जाए, लोग अच्छी तारीफ करें, और एम्प्लॉय खुश रहे, पार्टनर्स खुश रहें, बिजनेस आए, क्लाइंट खुश रहें। हमेशा उस तरह का माहौल डेवलप करना पड़ता है कंपनी में, क्योंकि हर चीज अपने आप नहीं होती। इसलिए ये पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन, ये स्टेप, स्टेजेस बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, तो हमारे मंदिरों में है ये कि चप्पल पहन के नहीं जाना है, नहा के ही जाना है, इस तरह की मान्यता है। अगर वो कोर वैल्यू नहीं बनाए, वो कल्चर नहीं बनाए, तो कोई इसको मानेगा क्या? नहीं ना, सब उसको तोड़ मड़ोड़ के अपने उल्टे सीधे में बनाएंगे। आज के टाइम में तो लोग ऐसा करते हैं। इसलिए ये कल्चर बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब इस कल्चर में आपका क्या रोल रहेगा? क्योंकि आप कंपनी में जाओगे, आप किसी भी जैसे अगर किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन ही ले लो, कंपनी क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई स्कूल कॉलेज ही क्यों ना, उनके भी अपने कोर वैल्यूज रहते हैं, वो भी अपनी चीजें बताते हैं, आपको उसी में ढलना रहता है। सो वो सारे प्रोस्पेक्ट क्या रहते हैं वो मैं आपको डिफाइन करने वाली हूँ कंपनी कल्चर के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि कंपनी कल्चर में एम्प्लॉय हो गए, क्लाइंट हो गए, इन सबको देखते हुए बनाया जाता है। कंपनी की ग्रोथ के लिए ये बनाया जाता है। और इसमें जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी आपकी, आपका लीडरशिप स्टाइल किस तरह का है, आप बात किस तरह से करते हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें बात करना रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन मीन्स हाउ यू आर प्रेजेंटिंग समवन। कम्युनिकेशन में बेसिक एग्जांपल्स तो फोन पे बात करना ही रहा, वो लीडरशिप, कैसे आप सारे लोगों को लेके साथ में चलते हो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रहता है, वर्क और लाइफ बैलेंस ही मैं आपको आगे डिफाइन करूंगी। आप ड्रेसअप कैसे होके आते हो, आपका ऑफिस का जो एक लेआउट रहता है ऑफिस का, वो किस प्रकार का है, एम्प्लॉय को किस तरह के बेनिफिट्स हैं, और किस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड होकर के कंपनी कल्चर
बिल्ड होता है, और इसमें इंडस्ट्री साइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइज, उसका लोकेशन क्या है, इंडिया है, इंडिया के बाहर की है, तो उसके बेसिस पे बनाया जाता है ये सारे कोर वैल्यूज। और इन सब में मेन जो आ जाता है, मैं आपको एक कोर वैल्यूज की वो शेयर करूंगी इमेज, तो आप समझ पाओगे उसमें कि कोर वैल्यूज क्या रहते हैं। सो कोर वैल्यूज को मैं अगर बताऊं आपको, तो इसमें इंटीग्रिटी आती है, फेयरनेस आता है, फेयरनेस मीन्स पारदर्शिता से काम करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, सही सही सच में काम करना, इस तरह से। लर्निंग मीन्स आगे पढ़ना, ट्रेनिंग लेना, वो सब लर्निंग में आ जाता है। डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन मीन्स ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस लंच टाइमिंग, आपका ऑफिस की पॉलिसी को मानना, वो सारे डिसिप्लिन के पार्ट होते हैं। देन बैलेंस, बैलेंस मीन्स आप अपने पर्सनल काम को और ऑफिशियल काम को मिक्स नहीं कर सकते। आप ऑफिस में आते हो, 100% अपना ऑफिस में दो, फिर आपको जब समय मिलता है ऑफिस के बाद, उसका आप 100% आप अपने घर में दो, और वो टाइम टेबल आपको मैनेज करना है। ये वर्क लाइफ बैलेंस है। फिर इसमें रिजल्ट्स कैसा है, रिजल्ट्स यानी कि कंपनी इज हैविंग सम पर्पस, कोई मिशन और विजन है उसका, ग्रो करने का कोई गोल है, और हर महीने वो एक टारगेट लेके चलती है, तो उस टारगेट को पूरा करवाना भी एक कोर वैल्यू रहती है कंपनी कल्चर में। फिर पार्टनरशिप, जिस लोगों से हमारी पार्टनरशिप है, या जो हमारे क्लाइंट है जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट में वर्क कर रहे हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो ये 6 चीजें आ जाती हैं कोर वैल्यूज में। इसमें और भी चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं, मैं उसको आपको थोड़े समय में बताऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी छोटी या बड़ी संस्था में एक अच्छा कंपनी कल्चर बनता कैसे है। तो मेनली तो सबसे पहले आता है किसी संस्था में कि उसके कोर वैल्यूज क्या हैं। कोर वैल्यूज में आपका आएगा मिशन विजन। अब मिशन विजन में क्या चीजें आती हैं, तो कोर वैल्यू में कंपनी ये बताती है कि उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि उसका बिजनेस है, उसमें उसके लिए महत्वपूर्ण कौन है, बिजनेस में उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो कोर वैल्यू है। तो कोर वैल्यू में आपका महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए ट्रांसपेरेंसी से या फेयर बिजनेस करना महत्वपूर्ण है, पारदर्शिता से काम करना, एक साथ मिलजुल के कोलैबोरेट करके काम करना रहता है, और तीसरा आ जाता है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, यानी कि फाइनली जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो खुश है या नहीं, उसको खुश ही रखना है, बेहतर रिजल्ट्स पाने हैं और अच्छा ग्रो करना है। ये कंपनी के इनर कोर वैल्यूज और एथिक्स में डिफाइन किया जाता है। डिपेंड करेगा कि वो कंपनी क्या है और उसके कोर वैल्यूज क्या है। ये एक एग्जाम्पल है कि वैल्यू क्या होती है, मिशन विजन में क्या डिफाइन किया जाता है। फिर सबसे मेन आ जाता है आप लोग, यानी कि हायर, जिसको हम हायर कर रहे हैं, वो लोग कोर वैल्यू में फिट हो रहे हैं या नहीं है। ये इंटरव्यू के टाइम ही तय किया जाता है। मेजरली जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है ना, इंटरव्यू लिया जाता है, तो जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका स्किल सेट है, उसको देखते हुए, आपका टैलेंट देखते हुए, देखो काम करना आना, एजुकेशन होना एक अलग बात होती है, पर जब जिस संस्था में आप जा रहे हो उसमें आप उस तरह का बिहेवियर पुट कर पा रहे हो क्या, जैसे वो काम करती है, वो चीजें भी इंटरव्यू के टाइम रिफ्लेक्ट होती हैं। आपका जाना, उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, हाय हेलो बोलना, पूछ के बैठना, क्वेश्चन करने पे सही जवाब देना, नहीं पता है तो घुमाना नहीं, इस तरह की चीजों से ना पता लगता है कि ये जो एम्प्लॉय है, ये हमारी कोर वैल्यू को फिट होगा कि नहीं होगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिया आपको, क्लाइंट रिलेटेड, आपने कुछ भी ऐसे ही जवाब दे दिया, तो उसमें ये आंसर हो पता चलेगा कि भाई इनको क्लाइंट हैंडल करना नहीं आता, ये तो कोर वैल्यू से नहीं फिट होंगे, तो हम इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि सेशन में आपने आंसर्स दिए थे रिलेटेड टू सेल्स पिच, कई लोगों को सेल्स पिच में आंसर कैसे क्या करना है वो क्लियरिटी कम होगी, तो उन्होंने उसको शुरू ही अलग तरीके से किया। तो वो आप अपने आंसर एक बार देख के आना, तो आपको समझ में आएगा कि कोर वैल्यू में अगर कोई देखता है आपको कि कंपनी कल्चर से फिट है या नहीं है, तो वो कैसे जज कर सकता है। इस तरह की छोटी छोटी चीजों से वो जज कर सकता है आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपका समझने का तरीका, आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका। ये तीनों चीजों से एक इंटरव्यू के टाइम हायरिंग में एक एचआर और कंपनी मैनेजमेंट या जो भी हायरिंग पर्सन है, वो देखता है कि ये
एटीट्यूड, इसका जो है बॉडी लैंग्वेज जो है, क्या ये हमारे वैल्यू से मैच होती हैं क्या? क्योंकि एक लैंग्वेज हो गया और दूसरा आपका स्किल सेट या एटीट्यूड हो गया, जो कि बाद में कोई चेंज नहीं कर पाता। अगर चेंज करना है तो वो पर्सन खुद करेगा, और वो सेल्फ रियलाइजेशन में होता है। इसलिए ये कोर वैल्यू जो है, कोर वैल्यू का जो कंपनी कल्चर का पार्ट है रिलेटेड टू हायरिंग, इसमें एटीट्यूड देखा जाता है, और एटीट्यूड बदलता नहीं है लोगों का। इसलिए बी पोलाइट, बी पॉजिटिव एंड बी ट्रुथ। हमेशा सच सही बोलो, अच्छे से बोलो। पता है तो बताओ, नहीं पता है तो बोल दो कि हम बाद में पढ़ के आएंगे। ऐसे घुमाने वाला काम नहीं करना, सो दैट आपका सिलेक्शन हो पाए। और कहीं ना कहीं एक हायरिंग अथॉरिटी ये जरूर देखती है कि ये हमारा जो कल्चर है, जो बिहेवियर, जो हम काम करते हैं, उस पे ये फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। कई बार लोग अपने एक्सक्यूजेस लेके आ जाते हैं कि हम फुल टाइम नहीं काम कर पाएंगे, हम तो जाएंगे, फिर हम तो अप डाउन करेंगे, फिर हमारा टाइमिंग ऐसा, हमारा बस वैसा, ये वो। तो ये रिफ्लेक्ट क्या करता है कि अगर कंपनी में काम भी रहेगा तो ये बंदा तो कल को एक्सक्यूज देने लगेगा कि मेरे को तो जाना है, ये करना है, वो करना है। या फिर कंपनी में अगर आपको वर्क भी मिल गया और आप एक्सक्यूज दे रहे हो बार 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 बार, तो वो चीज भी नोटिस होती है। तो भी आप कंपनी कल्चर के अनफिट आ जाते हो एक तरह से। अगर आप लोगों के साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो तो भी कल्चर के अनफिट आ जाते हो। अगर आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो चार लोगों से तो भी कल्चर से अनफिट हो जाते हो। आप किसी लीडर के अंडर काम नहीं करना चाहते तो भी अनफिट हो जाते हो। आप मैनेजमेंट का कुछ नहीं सुनना चाहते, अपना ही आपको सही लगता है, तो आप सबसे ज्यादा कल्चर अनफिट रहते हो। क्योंकि आप उन चीजों से अलाइन करके उसकी सक्सेस नहीं देख रहे, आप सिर्फ खुद का देख रहे हो। बात यहाँ पे ये है, जब आप कंपनी में काम करते हो, संस्था में काम करते हो, तो इट्स लाइक अ बिग फैमिली, एक बड़ा परिवार रहता है जिसमें आपको सबके साथ सबका सुनते हुए, समझते हुए, और उस पर रिस्पॉन्स भी करना है, पर सोच समझ के रिस्पॉन्स करके आप आगे काम करते हो। ऐसा नहीं है वहां पे कि कोई डोमिनेट रहता है। कल्चर कोई डोमिनेट नहीं बनाता कंपनी का। सब एम्प्लॉयज को और अपने पार्टनर्स को देख के बताते हैं, क्लाइंट को देख के बनाते हैं। तो उसमें सारे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो डाइवर्स बिहेवियर का रहता है। डाइवर्स मीन हर तरह की चीजें वो एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, कुछ सजेशन भी मांगते हैं और मानते हैं। तो वो सारी चीजें इंक्लूडिंग रहती है। एक मैं ये कहूंगी कि अलग, एक ऐसा नहीं है कि ये एक स्टब बॉर्न बिहेवियर है जिसको ऐसा करना ही है, बट उसमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है जिस चीज को आपको समझ के उनके साथ, उनके लिए और उनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक कल्चर को अडॉप्ट करने का एटीट्यूड रहता है, और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो हमें अपने अंदर लाना चाहिए ताकि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे तक काम कर सकें। सो ये एक पॉइंट रहा कि हायरिंग का कोर वैल्यू मैंने आपको डिफाइन की। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि एक लीडर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कंपनी कल्चर की कोर वैल्यूज का। काम वो कैसे रहा? क्योंकि एक लीडर एक सीनियर पर्सन रहता है, उसका लीडरशिप करने का स्टाइल, वो डोमिनेट नहीं होना चाहिए, वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। और उसमें अगर आपको टाइमलाइन दिया जा रहा है तो किसी काम को पूरा करने का टाइमलाइन, यानी कि दिशा निर्देश जो आपको बताया जाएगा, इतनी देर में ये काम करना है क्योंकि हमें सबमिट करना है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। बट वहां पे कहीं डोमिनेट बिहेवियर आता है या कोई और बिहेवियर, एक्शन दिखाई देता है हमको, तब हाँ ये जरूर रिफ्लेक्ट होता है कि एज अ लीडर ये लोगों के साथ, लोगों को लेकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लीडरशिप स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे जब हम कंपनी कल्चर की बात करते हैं। उनका बिहेवियर, उनका एक्शन, उनकी टोन कैसी है बाकी कंपनी की चीजों को लेकर के, वो सारी चीजें। क्योंकि एक लीडर एनकरेज करता है टीम को आगे बढ़ने के लिए, गोल पूरा करने के लिए, टारगेट्स पूरा करने के लिए, ग्रोथ के आगे बढ़ने के लिए, और सबके साथ मिलजुल के काम करने के लिए। सो लीडरशिप स्टाइल इज मस्ट, इट शुड बी ऑलवेज गुड। फिर आज जैसे सेलिब्रेशन होते हैं, सेलिब्रेशन मीन्स आपकी कल्चरल इवेंट्स के अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त तो सारी कंपनी मनाती हैं और मैंडेटरी है वो तो। उसके अलावा कल्चरल इवेंट परफॉर्म करना, एक्सेप्ट ऑफ एनी कास्ट और समथिंग, उन चीजों को प्रमोट करना। जैसे कि सेलिब्रेशन इज नॉट फॉर ओनली कि आप अपने त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हो ऑफिस में, त्योहार आप अपनी छुट्टी रहेगी आपकी,
उसके हिसाब से घर पे सेलिब्रेट करोगे। पर कंपनी सेलिब्रेशन रहता है उसका कंपनी की ग्रोथ होना, उसके क्लाइंट से अच्छा प्रोजेक्ट आ जाना, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाना, या फिर आपका अच्छा परफॉर्म करना, या फिर पूरी टीम का एक्सीलेंट परफॉर्म करना और कंपनी की रिमार्केबल ग्रोथ होना, यानी कि नंबर्स बढ़ना, पैसे बढ़ना। सो वो एक सेलिब्रेशन का पॉइंट आता है, किसी का प्रमोशन होना या टीम में कुछ नया होना, कुछ नई चीज लेके आना, कुछ नया अपडेशन होना, इस तरह की चीजें सेलिब्रेशन का पॉइंट होती है। तो कोर वैल्यू में कंपनी जब डिफाइन करती है अपनी कोर वैल्यूज, या किसी भी कंपनी में आप देखो तो उसमें सेलिब्रेशन भी किए जाते हैं। सेलिब्रेशन आप ही लोगों के लिए किए जाते हैं ताकि आपको इंटरटेनमेंट मिले, आप खुश रहो, आपको आउटिंग पे, लंच पे ले जाया जा सकता है, आप डिनर पे कंपनी के टीम के साथ बाहर जाते हो, या फिर आप ऑफिस में ही इन हाउस सेलिब्रेशन करते हो। तो ये सेलिब्रेशन का बहुत महत्व दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन अचीव होने पे। माइलस्टोन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, अच्छे टारगेट्स होना, अच्छा क्लाइंट आ जाना, और अच्छे प्रोजेक्ट क्लोजर होकर के कंप्लीशन होना। तो इस तरह की चीजें रहती हैं जो कि सेलिब्रेशन का मौका देती हैं टीम में। बड़ी टीम है और कंपनी बड़ी है तो बड़े इवेंट भी होते हैं, कई जगह न्यू ईयर की पार्टी होती है, कई जगह एनुअल पार्टीज की जाती है कंपनी की तरफ से। तो वो सब सेलिब्रेशन और कोर वैल्यू का ही पार्ट रहती है, जो कि एम्प्लॉयज को, पार्टनर्स को, जो भी कंपनी से जुड़े हैं उन लोगों को बुला करके उनको एक एंटरटेनमेंट का और एक खुशी का माहौल देने के लिए, जो कि जरूरी रहता है आजकल के समय के हिसाब से। फिर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी कुछ काम करने के तरीकों में प्रोवाइड करना। आप अगर विदेश में काम करते हो, विदेश के टाइमलाइन से, तो कई बार रहता है उसका टाइमलाइन चेंज करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति वैसा काम कर रहा है वो उस टाइमलाइन के हिसाब से अच्छे से काम कर पाए, वो सब देखना। और ऑफिस टाइमलाइन देखना, लंच टाइम देना, लंच टाइम में प्रॉपर आपको टाइम मिल रहा है, उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, या और कुछ रिलेटेड टू वर्क फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, वो सब कोर वैल्यू का पार्ट आ जाता है कंपनी में। पर उन सारी वैल्यू को आपको अडॉप्ट करना है, आपको उसके साथ चलना है, आपको उन चीजों को समझना है कि कंपनी का मिशन और गोल क्या है, और मैं किस विभाग में काम करके ऐसे कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट अल्टीमेटली ये कोर वैल्यू में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये समझना आपके लिए पहला जरूरी है कि आप किस विभाग में हो और आप किस तरह से काम कर रहे हो। बीइंग अ कंपनी पर्सन, आप एम्प्लॉय हो तो आपको कल्चर के अलाइन होकर के उन चीजों को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना रहता है, जो कि कंपनी कल्चर वक्त के साथ साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है या समझा जा सकता है। क्योंकि इंडक्शन में आपको कंपनी कंपनी डिफाइन तो कर दी जाएगी, स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, आपका काम बता दिया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी, पर जो कल्चर रिलेटेड और भी चीजें हैं वो आप देख के, सीख के समझते हो, और ये कोर वैल्यू आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बताया समझाया जाता है, जिसमें आपको क्लियरिटी आती है कि आपकी कंपनी के वैल्यू, कोर वैल्यूज, एथिक्स, मिशन, विजन क्या है, और किस तरह से आप लोग वर्क लाइफ में बैलेंस करते हो। आपके बेनिफिट्स कैसे हैं, कंपनी एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देती है, बेनिफिट किस तरह का रहता है कि आपको लीव्स मिल रहे हैं, आपको पेड लीव्स कितने मिल रहे हैं। जैसे 12 महीने हैं तो कब से कब 12 महीने काउंट किए जा रहे हैं, और उसमें हर महीने की किस तरह से लीव डिफाइन की गई है। कैजुअल लीव हो गई आपकी, परमानेंट लीव हो गई, पीएल हो गई, कैजुअल लीव हो गई, और आपकी सिक लीव हो गई। इस तरह की लीव्स क्या एक कंपनी बेनिफिट का पार्ट हो जाती है। उसके अलावा आपके ग्रेजुइटी अगर मिल रही है, या कंपनी पीएफ डिडक्ट कर रही है, तो उस तरह का बेनिफिट, या फिर किसी तरह का आपका होम का अलाउंस मिलना, आपका ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस मिलना, और आपको ये मोबाइल या सिम की फैसिलिटी मिलना, ये सारे कंपनी बेनिफिट में आ जाता है, जो कि भी कंपनी कल्चर का या कोर वैल्यू का पार्ट होता है। दैट इज ऑल्सो लाइक कि जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल मिलना या सिम मिलना या कोई और बेनिफिट मिलना, तो इसके यूज क्या आप कंपनी कल्चर को देखते हुए सही कर रहे हो कि नहीं। मोबाइल मिला है, सिम मिली है, तो ऐसा तो नहीं कि हम पर्सनली ही यूज कर रहे हैं उसका, कंपनी के अलोंग कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आप
वैसा यूज करने लगे, पर्सनल नंबर सेव कर रहे हो, पर्सनल चैट्स कर रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या ट्रैक हो जाती हैं। तो दैट इज नॉट थिंग दैट यू हैव टू डू, बिकॉज आप कंपनी कल्चर के बियॉन्ड चले जाओगे, आप उसके रूल एथिक्स रेगुलेशन के बाहर चले जाओगे। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करके सिग्नेचर में लिया जाता है। जो कंपनी के कोर वैल्यूज है ना, उसके जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप साइन करके सबमिट कर देते हो कि अगर हमने कुछ भी मिस बिहेव किया, या फिर हमने कुछ ऐसा गड़बड़ की रिलेटेड टू एनी बिलिंग, कोई बिल जनरेट होने में, या फिर किसी क्लाइंट के साथ, या फिर कुछ और, तो उसमें आपकी नौकरी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का कि आपको क्या नहीं करना है। बीइंग वर्किंग इन अ कंपनी टू अडॉप्ट अ कंपनी कल्चर, कल्चर को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आप उसके अलोंग ही वर्क कर सकते हो। आपको आपकी जो लीव्स है उसके अलोंग ही लीव लेनी चाहिए, आपको ऑफिस जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आना और जाना चाहिए, आपको जो वीक ऑफ मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको छुट्टियां लेनी चाहिए। अगर कहीं वीक ऑफ के बदले एडजस्टमेंट का पॉलिसी है तो आप वैसा करो, पर उसको ऑलमोस्ट आपको अपने सीनियर को बता के ही करना चाहिए। ये नहीं कि मनमर्जी से कुछ भी आ रहे हैं, कभी भी किसी दिन कर दे रहे हैं और किसी दिन नहीं आ रहे हैं, तो वो उस तरह का मिस बिहेवियर हो जाता है, जो कि अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका कंपनी के प्रति नहीं शो करता है। दूसरा, आपके अगर टारगेट्स हैं, आपका जो काम है, मंथली जो काम है, मंथली जो भी असाइनमेंट है, आपको उसको विद इन टाइमलाइन पूरा करके सबमिट करना चाहिए। ये भी एक वैल्यू ऐड करता है आपके काम में, और जो आपके लीडर्स हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिसिएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो, कल्चर में जब आप सेलिब्रेट करते हो और जब आप खुश होते हो, तो जब आपको प्रेज किया जाता है, आपको शाबाशी दी जाती है, तो आप अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करते हो। तो ये चीजें भी इंक्लूड रहती हैं एज अ कंपनी आप लोगों के लिए, कि बीइंग अ पर्सन, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म करते हो, आउट ऑफ द जो भी टारगेट्स है, असाइनमेंट है, उसमें बहुत एक्सीलेंट वर्क करते हो, देन आपको अब एटलीस्ट कंपनी के द्वारा आपको शाबाशी देना बनता है। सो वो शाबाशी आपको बोनस या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के थ्रू, या किसी अवार्ड के थ्रू, या सभी को बुला करके आपको आपकी तारीफ करके दी जाती है। सो इट कैन बी इन एनी वे, किसी भी तरह से हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस वक्त मीन्स वो काम कैसा है और आपने क्या वैल्यू ऐड की है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी में एचआर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या होगा। सो ये पूरा हो गया एक कंपनी कल्चर का, कि डेवलपिंग कंपनी कल्चर। एक कंपनी है, उसमें आप किस तरह से उसमें वैल्यू ऐड करोगे, उनकी किन चीजों को आप अपने साथ आत्मसात करोगे, लेके चलोगे, ताकि आप उसके साथ बढ़ सको, उनके लिए बढ़ सको। क्योंकि जो कंपनी का ग्रोथ माइंडसेट रहता है, वही माइंडसेट आपको रख के उसके साथ आगे बढ़ना है। कंपनी आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ोगे। आपके जो भी जैसे ड्रीम्स रहते हैं कि मुझे या घर करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे खुद के लिए मीन्स ब्रांडेड चीजें ही लेनी है, तो जब आप अपने माइलस्टोन तय तय करते हो ना, तब आप कंपनी के लिए भी इस तरह के माइलस्टोन जो प्रोवाइडेड है आपको असाइनमेंट्स, वो तय करके आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आप मन लगा के डिसिप्लिन वे में काम करोगे, राइट। आपका काम व्यर्थ तो कहीं से कहीं तक नहीं जाता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। तो ये जो आपकी जो वैल्यू, आप जो वैल्यू ऐड कर रहे हो कंपनी में, वो आपकी ग्रोथ को, मीन्स कंपनी की ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ को ऊपर की तरफ लेके जाएगी, ना कि नीचे खींचेगी। अगर आप इन चीजों को अलाइन करते हो, ओबे करते हो, मानते हो, इनके साथ चलते हो, तो जैसे कि एलआईसी बोलती है ना, जीवन के साथ भी बात भी, उस तरह का ये है कि आप कंपनी के साथ जब तक हो, तब तक कंपनी आपके लिए ये सब चीजें सोचेगी और करेगी। सो दैट्स वाई कंपनी कल्चर को अडॉप्ट करना, उस एटीट्यूड में को छोड़ के आना कि यार मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगी, और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं, इस तरह की चीजें नहीं लेके आए। या ना कहना काम को, उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इसमें आप स्मूथली काम कर पाओगे और आप आगे बढ़ पाओगे। सो
ये ओवरव्यू है पूरा कंपनी कल्चर का। एंड इसमें नेक्स्ट है, मैं आपको कोर वैल्यू का ये दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ कि किस तरह से कोर वैल्यू इंक्लूडेड है। दिख रहा है स्क्रीन? सो ये जो पिक्चर है कोर वैल्यू की, इसमें आप देख सकते हो कि वैल्यू कैसे ऐड हो रही है, कंपनी के अलोंग आप कैसे वर्क कर रहे हो। आप पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो कि अगर पहला पॉइंट देखा जाए कि फेयरनेसनेस, यानी कि दो लोग हैं उनके बीच में कुछ लेन देन या कुछ काम चल रहा है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो सही है, ट्रुथ है, सच्चाई से किया जा रहा है, वो फेयरनेस कहलाता है। या किसी भी तरह का पैसों का लेन देन भी सही तरीके से किया जा रहा है, काम का लेन देन भी सही तरीके से किया जा रहा है। फिर लर्निंग में आप देख रहे हो कि दो ब्लॉक हैं और एक व्यक्ति आके तीसरा ब्लॉक जोड़ रहा है, यानी कि वो अपनी ग्रोथ डिफाइन करने के लिए कुछ नई चीजें इंक्लूड कर रहा है अपने काम में या अपने काम करने के तरीके में। फिर डिसिप्लिन में अगर आप देखो तो एक व्यक्ति है झंडा लेके ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो लाइक वो स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन बिहेवियर में रेगुलरली अपना काम करके अपने समय का ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहा है, डिसिप्लिन में अपना काम कर रहा है, समय का ध्यान रख रहा है, तो वो डिसिप्लिन एक कोर वैल्यू है। देन वर्क लाइफ बैलेंस, बैलेंस में यहाँ तराजू है जहाँ पे एक तरफ आपका पर्सनल मैटर है और एक तरफ आपका काम का है समय। तो काम के समय को और ऑफिशियल समय को संतुलित करके रखना, एक जैसे मिक्स नहीं करना कि काम कर रहे हैं तो घर का बीच में कुछ आया तो फिर रेगुलर बेसिस में ये सब अच्छा नहीं लगता। इमरजेंसी हो तो बात अलग है कि कुछ मैटर है, आपको जाना है, आप कुछ कर रहे हो उस वक्त। अदरवाइज इन चीजों को मिक्स नहीं करते। और अगर वर्क लाइफ बैलेंस में अगर आपको ऐसा है कि आप घर पे कुछ कर रहे हो ऑफिस रिलेटेड, तो उसमें भी उसको मिक्स नहीं करते कि अगर आप ऑफिस रिलेटेड कुछ लेके जा रहे हो, कर रहे हो आप काम, तो आप आपका काम जस्टिफाइड रहता है, या तो आपको उसके बदले अप्रेजल किया जाता है, आपको शाबाशी दी जाती है कंपनी की तरफ से, और आपको नोटिफाई किया जाता है इनके बेहतर काम के लिए। तो वो भी जाया नहीं जाता कि अगर आपने घर से कुछ काम कर दिया ऑफिस का तो कंपनी इसको कंसिडर ही नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता है। फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, जैसे मैंने कहा कि आपकी खुद की ग्रोथ अगर आप डिफाइन कर रहे हो और अगर आप साथ में ये देख रहे हो कि यार ये मैंने काम कर लिया तो इतने समय मेरा को हो गया कंपनी में, अब मेरी ग्रोथ हो सकती है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और ये काम मैं कर लूँ। और इसी तरह से कंपनी की ग्रोथ साइकिल डिफाइंड रहती है कि हमें ऐसे से ग्रो करना है, इतने प्रोजेक्ट्स होंगे, इस तरह से कस्टमर्स को डिलीवर करना है और इतना हम सक्सेस पाएंगे। तो वो कंपनी रिजल्ट्स पे फोकस करके आगे बढ़ती है अपने गोल्स को देखते हुए। देन पार्टनरशिप में आप देख रहे हो कि दो लोग हाथ मिला रहे हैं तो वो मिलजुल के काम करना रहा। आप किसी के साथ कोई भी काम संयुक्त रूप से करते हो तो आप उसको पार्टनरशिप में मिलजुल के काम करते हो, और ऐसा काम नहीं करते कि मेरा अलग है काम, तुम्हारा अलग है काम, तो वो उस तरह का नहीं होता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या फिर आप एक साथ काम कर रहे हो कोई भी, तो आप मिलजुल के काम करते हो, वो पार्टनरशिप को दर्शाता है। नेक्स्ट एक और इमेज है, ये ये इमेज ऐसा है कि एक टीम है जो साथ मिलकर के कुछ काम कर रही है, तो वो ऐसे हाथ मिला रहे हैं। ये आपने स्पोर्ट्स में भी देखा होगा, आप अगर स्पोर्ट्स देखते हो तो टीम ऐसा करती हैं, स्पेशली फुटबॉल टीम ऐसा करती हैं, क्रिकेट टीम्स भी ऐसा करती हैं कि वो टीम प्ले के लिए शुरुआत में एक तरह से एक कुछ अपनी सक्सेस के लिए, अपने विन के लिए इस तरह से मिलते हैं और फिर उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। या फिर ये इस चीज को भी दर्शाता है कि लोग अलग अलग हैं पर वो एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं और वो अपनी ग्रोथ को और कंपनी की ग्रोथ को अलाइन रख रहे हैं। सो ये दो चीजें थी जो मुझे आपको दिखानी थी। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स पे। ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी ना, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा और डिफाइन करती हूँ कि कंपनी कल्चर में आप कल्चर फिट कैसे बनोगे, आप उस कंपनी के लिए उनके अकॉर्डिंग
आगे कैसे मूव करोगे, और आप कहीं भी जाते हो तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो कि रिस्पेक्ट है, और यहाँ पे गिव और गेट, ये गिव और टेक का साइन बना हुआ है। रिस्पेक्ट में क्या रहता है कि ये तो फैमिली में भी हमने देखा है, या बड़े बुजुर्गों या बड़े छोटों में देखा है, साथ वालों में भी रहता है और अपने से छोटों वालों में भी रहता है कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर आप किसी से, लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो हिंदी में हम तू भी बोलते हैं, राइट। वही हमें इस तरह की लैंग्वेज की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन जब हम इंग्लिश में करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इस तरह के वर्ड ही नहीं रहते हैं वहां पे, जो कि मुझे तो बेहतर लगते हैं। तो यहाँ पे गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट की बात आई, तो जब आप बात करते हो या आप बिहेवियर में दर्शाते हो, कोई बैठा है आप खड़े हो तो आप पूछ के बैठ रहे हो, या फिर आप कमरे में जाने से पहले पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो, उस तरह की चीजें। और डेली अपन ऑफिस जा रहे हैं तो हम सबको एक बार गुड मॉर्निंग तो बोल सकते हैं ना, हम सारे टीम मेंबर्स को एक एक बार, जब भी पहली बार हम किसी से मिल रहे हैं तो जो भी वो समय है, गुड इवनिंग का, गुड आफ्टरनून का, मॉर्निंग का है तो गुड मॉर्निंग, इस तरह की चीजों से आपको ग्रीट करना चाहिए। तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहेगा आपका उनके ऊपर, आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। फिर इसमें एक और चीज है फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स सच, ट्रुथ, या पारदर्शिता से करना, ट्रांसपेरेंट करना, कि मैं अपना काम सच्चाई से और ट्रांसपेरेंसी से कर रहा हूँ, और मेरी तो ये रिपोर्ट्स हैं। यानी कि आप जब कुछ काम कर रहे हो और आपको कुछ डेटा सबमिट करना है कि आज दिन भर में मैंने ये काम किया, तो वो आप सही सही लिख रहे हो कि भाई मैंने आज कस्टमर कॉल्स अटेंड किए तो मैंने 25 किए हैं, जो कि दिख रहा है आपके फोन में, मोबाइल में, कि हाँ ये 25 कॉल इन्होंने अटेंड किए हैं। तो वो एक तरह से मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि रिपोर्टिंग में अगर आप देखो तो आप फेयर रिजल्ट्स दे रहे हो, फेयर चीजें बता रहे हो कंपनी में कि काम हुआ नहीं हुआ, काम कैसे किया, काम को कैसे कंप्लीट कर रहे हो, या कब तक कर लोगे, या छुट्टी है तो आप सही सही बता के जा रहे हो कब तक की छुट्टी है, फिर आ रहे हो ऑन टाइम, मेडिकल इमरजेंसी है तो मेडिकल के प्रूफ्स दे रहे हो, वो सारी चीजें फेयरनेस में आ जाती है। और यही चीज अगर आप किसी क्लाइंट की, या फिर किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रही है, या फिर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए काम कर रहा है, तब भी रिस्पेक्ट और फेयरनेस काम आता है। रिस्पेक्ट देना वहां पे भी जरूरी है। व्यवहार तो बिजनेस का कोर रहता है, चाहे बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, या फिर एज अ टीम वर्क करना हो, तब भी। तो रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस बोथ पर्पस मीन्स दोनों जरूरी रहता है, एज अ क्लाइंट, एज अ एम्प्लॉय, एज अ कस्टमर। ओके। देन ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी बात ऐसी है कि विश्वास, और सही बोलना, सच बोलना, सच बताना। आपके जैसे काम मिला है, काम लौट किया है, तो आपने आज दिन भर में किया नहीं किया, वो एक तरह से आप रिपोर्टिंग दे रहे हो तो आप वो सही बताओगे। आप आ पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो काम करने के लिए, वो आप एक तरह से सही बताओगे। उसी तरह से क्लाइंट के लिए सही रिपोर्टिंग देना, पर वो भी देखा जाएगा, इस बेसिस पे आप दोगे कि आप अपने लीडर से डिस्कस करोगे, और जो जो आपने किया है उसको किस तरह से आपको सही और सही तरीके से प्रेजेंट करना है। वो ट्रस्ट और इंटीग्रिटी को बनाता है, क्योंकि दो लोग, बिजनेस टू बिजनेस भी विश्वास पे होता है, बिजनेस टू कस्टमर भी विश्वास पे होता है, और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी एम्प्लॉयज के साथ एक विश्वास की बुनियाद से आगे बढ़ती है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय कंपनी के काम के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो वो एक सच होना चाहिए, सच के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि हमेशा एक्सक्यूज और झूठ बोल रहे हैं, उस तरह का बिहेवियर, एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए हमें जब हम वर्क करते हैं। देन ग्रोथ माइंडसेट, जैसे कि आपने कोर वैल्यू में देखा था कि ये वाला जो लोगो था, ये वाला ये जो ऊपर की तरफ लोगो जा रहा है, वो बता रहा है कि कंपनी किस प्रकार से आगे बढ़ना चाह रही है। तो ये उसका ग्रोथ माइंडसेट है कि भाई इस साल के एंड तक तो मैं इतने करोड़, इतना टर्नओवर कंपनी का होगा। तो वो ग्रोथ माइंडसेट रहता है, जो कि आपकी टीम में भी डिफाइंड रहता है,
कि इतना हमारा विजन है, मिशन है इस साल का गोल ये है, ये डिफाइंड है, तो हमें उस तरह का करना है। या फिर स्कूल रहता है तो हम उस तरह के एडमिशन्स देखते हैं कि चलो अभी जुलाई आ रहा है, तो हर स्कूल ये माइंडसेट से, ग्रोथ के माइंडसेट से देखेगा कि भाई इतने बच्चों का एडमिशन इस साल में तो आना चाहिए और इस साल के इतने एडमिशन होने चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल है जिससे आप ये समझ पाओ कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। और उसी तरह से बिजनेस में, बिजनेस टू कस्टमर में भी ग्रोथ माइंडसेट रहता है। नंबर्स डिफाइंड रहते हैं कि किस तरह से हमें ग्रो करना है और उसकी प्लानिंग की जाती है, कि क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट रख के उस पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना ग्रोथ को डिफाइन कर पाता है। देन टीम वर्क आ जाता है, तो ये जो आपने देखा था, तो ये एक बेहतर एग्जांपल है टीम वर्क का, कि कुछ लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट करते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल होता है और उनका वो टारगेट, उनका जो वो अमाउंट है ग्रोथ माइंडसेट का, वो पूरा हो जाता है। तो वो ये आप समझ सकते हो उससे कि टीम वर्क कैसा होना चाहिए। टीम वर्क तो मैंने आपको पहले भी बताया है सॉफ्ट स्किल में, कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, अपनी टीम लीडर की बात समझना, प्रोजेक्ट जो आया उसको समझना, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना, सभी लोगों से बात करना, मदद चाहिए तो मदद मांगना, मदद लेना बुराई नहीं है, सजेशन लेना बुराई नहीं है। आप जाके पूछो लोगों से कि ये बन नहीं रहा है, कैसे करेंगे। वैसे ही जैसे आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू शुड गो एंड आस्क हेल्प टीचर की, कलीग की, साथ के स्टूडेंट्स की, यार मुझे ये नहीं बन रहा है, मुझे ये बता दो मैं कैसे करूं या इसमें क्या करना चाहिए। और किसी के बताने के बाद आपका फिर आएगा काम की आपको उसको करना है और आप उसको डेडिकेटली कर पा रहे हो क्या, तभी आप ग्रो कर पाओगे, राइट। सो टीम वर्क है मिलजुल के काम करना। जैसे कि आप घर में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो तब भी आप एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कई त्योहार मनाते हो, तो एक साथ हेल्प करते हो ना काम, उसी तरह से। देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट और अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। एम्प्लॉय एंगेजमेंट आ जाता है पूरी तरह से, जैसे कि पॉलिसी रिलेटेड मैंने आपको अभी बताया था कि एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होते हैं। अगर एम्प्लॉय अच्छा करता है तो उसको कोई अवार्ड देना, कोई अचीवमेंट हुआ है उसका तो उसको प्रेज करना, तारीफ करना, उसकी टीम मीटिंग में अनाउंस करना, चार लोगों को उसके बारे में बताना कि इसने बहुत अच्छा किया है। इस तरह की एक्टिविटी एम्प्लॉय एंगेजमेंट में आती है। अलग अलग सेलिब्रेशन करना, फिर अपॉर्चुनिटी देना, किसी का अगर प्रमोशन हो रहा है तो कंपनी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसको लीडरशिप या लीड का पोजीशन दे सकती है, जो कि उसको मीन्स एम्प्लॉय को एक खुशी देगी और वो और अच्छा परफॉर्म करेगा अपने काम में। वो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट और अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट। देन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। सो कम्युनिकेशन इज द मेजर पॉइंट। आपकी नौकरी लगने से, आपका पहले इंटरव्यू से लेकर के आपके आखिरी दिन तक कंपनी में, या आप किसी कस्टमर से काम करते हो, तो सपोज आप कस्टमर से बात कर रहे हो, पहले दिन बात किया और आपने साल भर तक उस कस्टमर को सपोर्ट दिया है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है ये कस्टमर सपोर्ट देना, राइट। तो वो कस्टमर आपकी तारीफ कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपका उससे व्यवहार, कम्युनिकेशन व्यवहार अच्छा है। भले ही काम नहीं हुआ हो, भले ही वो नाराज हो गया हो, पर आपके बोलने का जो टोन है, ओके, हम देखेंगे, आई चेक, आई रिस्पॉन्स टू यू, आई रिव्यू, आई लेट यू नो, इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो बहुत ही धैर्य रख के जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे क्लाइंट रिलेशनशिप में और लोगों के साथ काम करने में। इवन ये टीम टीम वर्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी में सीनियर्स के साथ बात करना आपको आना चाहिए। आपको कंपनी के बाहर जाकर के भी अगर आप चार लोगों के बीच में खड़े हो और बता रहे हो मैं इस कंपनी में वर्क करता हूँ, किसी ने पूछा तो आपके बात करने के तरीके से आप किस तरह से बात कर रहे हो तो वो भी डिफाइन करेगा कि यार इसका एटीट्यूड कैसा है, और ये तो वाकई अच्छी जगह काम करता है, या इसका काम बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा कर रहा है। इस तरह का सारी चीजें जो रहेंगी वो रिलेटेड रहती कम्युनिकेशन से, आपके बोल चाल के बिहेवियर से, आपका बात करने का शुरू का तरीका। और सबसे ज्यादा अगर चीजें अगर आप देखो दिनचर्या में, तो आप अगर देखोगे तो कई लोग जैसे आपके आसपास हैं, फोन पे बात करते हैं, फोन उठाते हैं,
तो अपन ग्रीट करते हैं, ग्रीट करना मीन्स हेलो हाय नमस्ते कुछ बोलना। तो कई लोग तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं हालचाल पूछना, मेन मुद्दे पे आओ, अपनी बात खत्म। ए मेरा ये सामान तेरे पास है क्या, ए तूने ले लिया क्या। तो फ्रेंड बिहेवियर में आप चलो अपना पर्सनल अलग रखो, पर जब आप कंपनी में आ जाते हो, काम चार लोग के बीच में काम करते हो, तो आपको हेलो हाय हाउ आर यू, उसके बाद ये अपडेट देना कि आप किस काम पे क्या चर्चा कर रहे हो, उस पे आओ, धीरे धीरे करके टॉपिक पे आओ। या फिर कोई क्लाइंट अगर आपसे बात कर रहा है तो आपको उसके क्वेश्चन पे धीरे धीरे आराम से जवाब देना चाहिए। और अगर नहीं पता हो तो ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं देख के बताती हूँ या मैं पूछ के बताती हूँ करके आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। फिर इसमें कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी आ गया। ट्रांसपेरेंसी वही है सच और जो जैसा है वैसा ट्रांसपेरेंट दिखना, ना कोई पॉलिटिक्स करना, ना कोई पॉलिटिकल बिहेवियर रखना। ये इंक्लूड होगा इसमें कि आप पारदर्शिता से कंपनी में काम कर रहे हो, चार लोगों के बीच में कोई झूठ झपाट नहीं, कोई कंपनी से बाहर जाके कुछ नया काम नहीं। और उसके अलावा इन सब चीजों में लोग फंस जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लोग मजे से करते हैं पर ये भूल जाते हैं कि वहां से ट्रैकिंग अगर हो गई तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इवन अपने क्लाइंट्स के साथ तो कभी कुछ चीजें वे आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं करनी चाहिए। बियॉन्ड द कंपनी आपको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे आप फंसो या आपके ऊपर कोई कार्यवाही हो जिसमें आपको रिटर्न में रिस्पॉन्स देना पड़े या फिर जॉब ही चली जाए। ऑलराइट, देन डाइवर्सिटी एंड रिजल्ट्स आ गया। तो डाइवर्सिटी इज लाइक ये जो चीजें हैं ना, रिस्पेक्ट, ट्रुथ, ग्रोथ, टीम वर्क, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारे डाइवर्स बिहेवियर को बताती है उस कंपनी में जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी कंपनीज जिनको आप देख रहे हो, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये इंडियन एमएनसी है जिनको आप जानते हो। तो इनमें डाइवर्स बिहेवियर रहता है, हर चीजों को, सुझाव को, पॉलिसीज को इस तरह से बनाया जाता है कि वो एम्प्लॉय फ्रेंडली और क्लाइंट फ्रेंडली रहती हैं, और जो काम करने का तरीका रहता है वो उस तरह से रहता है। जैसे डाइवर्सिटी में ये आएगा कि ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेटिंग हो, फीमेल को कोई जो ना दिया जाए, इस तरह की चीजें डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं होती। डाइवर्सिटी का पार्ट ऐसा है कि चीजें हम अच्छी अडॉप्ट करते हैं और हम अच्छी चीजों को आगे प्रमोट करते हैं, वो डाइवर्सिव बिहेवियर रहता है। अगर कुछ नया सजेशन है या कुछ नई चीज आई है तो हम इसको अडॉप्ट करते हैं। That is what diversity is mean to related to company, right? And then results are like all the thing, ये जो core values आपने समझी, इसका final result, इसका result आपके as a employee, इसका result as a company बाहर क्या है, और as a result customer को क्या feedback आ रहा है आपसे related, वो results हैं जो कि हम हमेशा positive चाहते हैं। जैसे कि आप चाहते हो आज की एट द एंड ऑफ द सेशन रिजल्ट अच्छा रहे, मेरा सेशन का टेस्ट का रिजल्ट अच्छा रहे, और हो सके तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो व्हाट यू आर प्रेइंग राइट नाउ, आप क्या प्रे कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि एक अच्छा रिजल्ट मिले, राइट? तो इसी तरह से कंपनी के लिए भी फाइनल रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी कल्चर के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड का रिजल्ट बहुत जरूरी रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपनी कल्चर एंड रिलेटेड टू कोर वैल्यू जो कि कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे कल्चर को बनाने में। आई होप आपको क्लियरिटी होगी, और आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चंस कि आप क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। आप चाहो तो माइक ऑन करके भी मुझे बताओ कि आ, आपको क्या क्वेश्चंस हैं। आप रिटर्न के अलावा पूछ वर्बली भी सकते हो मुझसे, आपको क्या समझना है। हाँ जी, जिसको भी अभी क्वेश्चन है आप पूछ लो मुझसे। हिमांशु, हिमांशु पूछ रहे हैं संडे को टेस्ट था क्या। यस सर, संडे को टेस्ट था। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार उसकी डिटेल चेक कर लो। आप हिमांशु उसमें पूछ सकते हो कि आपको लिंक फिर से मिलेगी क्या। और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो मुझसे, कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना हो, कुछ समझना हो, कुछ पुराना पूछना हो तो आप पूछ लो। टेस्ट सेशन से रिलेटेड मैंने एचआर के आंसर्स देखे थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने लिखा तो काफी ठीक है, काफी लोगों ने ठीक लिखा है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे का देख के कुछ रिपीटेशन में ऐसा तो नहीं लिख दिया। आई होप आप
शायद पुराने वीडियोस भी सुन लेते होगे आंसर लिखने के पहले एक बार, कि आपको ये याद आ जाए कि उसमें बताया क्या गया था, क्योंकि जो भी हमने पूछा है वो हमने पहले उसको पढ़ाया है और फिर ही पूछा है। तो आउट ऑफ द बॉक्स तो कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि इररिलेवेंट हो, आपको समझ ना आया हो या आपने कभी सुना ना हो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज माइक थोड़ा लाउड करके पूछिएगा। हेलो, एम आई हाँ, ऑडिबल मैम? हाँ बताइए शिल्पा। यस मैम। मैम, संडे को तो टेस्ट नहीं था, हम लोग के ग्रुप पे आया था कि कैंसिल हो गया है टेस्ट। ओके, ऑल राइट, कोई बात नहीं, बट अपकमिंग में मैं आई होप इस वीक में मैं शेयर करवाती हूँ फिर। ओके मैम, थैंक यू। आपका फर्स्ट तो रिजल्ट दे देते हैं, और नेक्स्ट सेशन का टेस्ट तो उसके पहले शायद आ जाएगा आपको। तो आज के टाइम टेबल में मैं डिफाइन करवा देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में कि आगे का कैसी प्लानिंग क्या रहेगी, क्योंकि आपके सेशंस तो काफी हो चुके हैं, और क्या कैसे आगे हम फॉरवर्ड मींस इसको आगे लेके जाएंगे वो भी डिफाइन हो जाएगा उसमें। और दूसरा उसमें ये रहेगा कि आपकी जो क्वेरीज हैं जो अभी तक आप पढ़े हो, क्योंकि देखिए क्लासेस बहुत सारे हो चुके हैं, सेशन बहुत सारे हो चुके हैं, आपके आंसर्स से, कई लोगों के आंसर्स से रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ कुछ क्लियरिटी नहीं थी। तो जिन लोगों को लगता है कुछ समझना है या पूछना है, तो या तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए माय संकल्प रूरल डेवलपमेंट के पेज पे जाके, फेसबुक पे जाके, तो आपको रिकॉर्डिंग से क्लियरिटी मिलेगी। आप उसको क्रॉस स्टडी कीजिए और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हम लोगों से कि क्या समझ में नहीं आया है ना। आज का सेशन जो था वो कल्चर को डिफाइन करता है। कल्चर जैसे मैंने आपको सिंपली बताया कि आपका व्यक्तित्व, मेरा आपका व्यक्तित्व, मैं और आप सामने सामने हैं, तो हमारा जो पर्सनालिटी है वो कैसी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो जो ऑरा बन रहा है वो कैसा रिफ्लेक्ट होता है, उसी तरह से कंपनी में के वैल्यूज रहते हैं, उसके एथिक्स रहते हैं, और उसके लिए जो लोग काम करते हैं या फिर उनके साथ जो उनके क्लाइंट्स बनते हैं वो भी कंपनी के साथ ही वर्क करते हैं। तो उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, और उस चीज को एक बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर रख के, यानी कि मैं कहूंगी कि जब शुरुआत होती है किसी काम की और शुरुआत के आखिरी तक वो चीज अच्छी ही होनी चाहिए। दो लोग के बीच में बात होती है, हेलो हाय ठीक है ये काम करना है, अच्छे से करेंगे, मिलके करेंगे, पर आखिरी में भी वो ये तो बोले कि धन्यवाद, बहुत अच्छा काम करके दिया आपने। दैट इज व्हाट कल्चर डिफाइंस, कि आप एज अ एम्प्लॉय और एज अ क्लाइंट एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छी चीजें कहें, बोले, और वो एक अच्छे नोट पे एंड हो। दैट इज व्हाट मेजर थिंग इज इम्पोर्टेंट। कंपनी कल्चर, कल्चर बनाने में वक्त बहुत लगता है, कंपनी को मेहनत लगती है, इतनी जल्दी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि क्या, चार लोग आते हैं वो अलग अलग नेचर के रहते हैं, अलग अलग एटीट्यूड के रहते हैं। एक लीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दो अलग नेचर के लोगों को साथ बैठा के काम करना, बट वो सारी मेहनत वो लोग करते हैं, अपने दिमाग से काम सोच बूझ के करते हैं कि वो कंपनी के कोर वैल्यू पे अलाइन करें, वो अपनी टीम को आगे लेके जाएं, वो ग्रोथ का माइंडसेट रखें, वो एक टीम वर्क का माइंडसेट रखें, और एक वो जो भी असाइन है उसको पूरा कर सके। सो दिस इज ऑल, जो काम को अच्छा करना है, अच्छा बिहेवियर रखना है, अच्छी चीजें समझना, अच्छे से बात करना है, अच्छे से और ट्रांसपेरेंट, यानी कि सही बोल करके, सच बोल करके जो भी आप काम करते हो, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी ग्रोथ को। ऐसा है कि आपकी ग्रोथ आपको करनी है तो आप अपने कंपनी में अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे, आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ोगे, ऑब्वियसली कंपनी के टारगेट्स अच्छे रहेंगे, आपको बोनस मिलेगा या आपको अप्रेजल मिलेगा या आपको प्रमोशन मिल जाएगा, राइट। और इवन आपका ऐसा भी हो सकता है आप और अच्छी जगह स्विच कर पाओ, जस्ट बिकॉज आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई थी, आप कंपनी के कल्चर को अलाइन कर पा रहे हो। हम्म, हम्म। रोशन का क्वेश्चन आया है, मैम कभी कभी होता है टीम मेंबर्स में कुछ मेंबर्स ने आपने में बनती नहीं हो, तो फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा टीम लीडर का? राइट, देखो, अगर दो लोग काम एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज तो डिफाइंड लीडर क्लियरली कर देता है कि इफ एंड बट नहीं आता। अगर दो डेवलपर्स हैं, ठीक है, जिनको एक हाइब्रिड ऐप बनानी है और मिलके बनानी है, तो कंपनी के पास वो दो डेवलपर हैं तो उनको साथ में तो ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। वहां पे काम को डिफाइन किया जा सकता है लीडर के द्वारा कि भाई
ऐप बनाने की इतनी स्टार्टिंग की कोडिंग तुम करो, पर तुमको ये हिस्सा अच्छे से आता है तो ये काम तुम करके ही दोगे। तब वो दो लोग मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं कि फैसला करवाने बैठ गए और इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। आपको रिटर्न में या वर्बली या मेल पे डिफाइन कर दिया जाता है ये काम आया है, ये आप दोनों के बीच में साइन रहेगा, आपको काम करना है और करके देना है। कई बार यहाँ पे काम सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता, एक नई कंपनी रहती है जिसके साथ मिलकर के हम तीसरी कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए काम करते हैं। तो वो दो लोग भी मिल करके, जो नहीं जानते, जो किसी ने एक दूसरे को देखे नहीं है, वो भी साथ मिल करके काम करते हैं। जैसे यहाँ पे बैठ के हम विदेश के लोगों के साथ भी काम करते हैं। तो दैट इज टीम वर्क। इट इज नॉट कि मैं नहीं करूंगी यार, मैं मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरा टाइम नहीं मैच हो रहा, मैं रात को नहीं उठूंगी, और टाइमलाइन का के हिसाब से कॉल अलग अलग टाइम शेड्यूल है। तो उस तरह की एक एग्जाम्पल है ये कि टीम वर्क कैसे कर सकते हैं, या आपको काम मिला है तो आप कैसे करोगे। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और क्वेश्चन है क्या? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टेस्ट में क्वेश्चंस है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में पार्ट्स है, तो मैम उनको मतलब हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे विथ एग्जांपल, या फिर थोड़ा थोड़ा लिखकर और फिर उसको क्वेश्चन को सम अप कर देना चाहिए। देखिए, डिटेल, वो बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मांगा गया है उसमें। ब्रीफ ब्रीफ एक ओवरव्यू दिया जाता है, जैसे कि 200 वर्ड के अंदर आप लिमिट कर दो उस चीज को। पर आप उसमें मेन, जैसे मैं कोर वैल्यू बोल रही हूँ ना, उसी तरह से कोर पार्ट जो है क्वेश्चन का, कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप बताओगे मैं पल्लवी हूँ, मैं यहाँ ये की हूँ, मेरा ये साक्षात्कार है और मैं ये करना चाहती हूँ। राइट, ये हो गया। उसी तरह से एक सम अप वे में आप आंसर करो। इट्स नॉट कि आप कथा लिख रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट। आप 200 वर्ड्स के अंदर अंदर डिफाइन करो, 250 वर्ड के अंदर सम अप करो, क्योंकि उतना डिटेल पूछा ही नहीं गया है वहां पे। छोटी छोटी चीजें पूछी गई हैं जिनको आपको छोटे छोटे में आंसर दे देना है, दैट्स इट। ये नहीं कि हर किसी की डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी है, नो, है ना। तो आप वैसे आंसर लिख सकते हो और जो कि अच्छी मार्किंग में ही जाएंगे। और किसी का क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू मैम। ओके, ऑल राइट पल्लवी। गौरव ने पूछा है कि इसी कंपनी में एम्प्लॉय अगर टारगेट नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड चांस मिलता है क्या? यस, ऑब्वियसली गौरव। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखती कंपनी की, काम नहीं किया है या अचीव नहीं हो रहा है तो आपको टाइमलाइन नहीं दिया जाए, आपको समय नहीं दिया जाए। कंपनी तो काफी सब्र का बांध रखती है, मैं कहूंगी। क्योंकि वो देखो, एकदम से सेल्स में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई नया बंदा आया है और तुरंत काम पे लग करके रिजल्ट लेने आए, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता कंपनी की तरफ से। आपको समय दिया जाएगा, आपको चीजें समझाई जाएगी, आपको पहले तो आपको ट्रेनिंग का समय मिलेगा, फिर आपको काम करने का समय मिलेगा। काम में जब आप शुरू करोगे तो आपको बार बार फीडबैक देना रहेगा कि मैंने ऐसा किया था, अब मुझे ये रिजल्ट मिला है, पर फिर भी काम नहीं हो रहा, टारगेट नहीं हो रहा। तो आपके से मीटिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं, आपके टारगेट्स को एडजस्ट किया जाता है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा समय हो जाता है कि साल हो गया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तब आप डिस्कशन में रहिए और समझिए कि कंपनी का ग्रोथ माइंडसेट क्या है, क्या वो सस्टेन कर पाएगी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। अगर आपका और उनका विजन नहीं मिला उस वक्त, तब शायद ऐसा होता है कि कंपनी ऐसे सेल्स वालों को नहीं रखती जो कुछ टारगेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे सैलरी तो कंपनी को देनी है ना। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है, आप आओ, करो, काम को जस्टिफाई करो, कुछ और नया सीख लो साथ में, वो करने लगो, तो अब वो ऑब्वियसली आपका जो टाइम टेबल है, जो दिनचर्या, वो समाप्त तो होती है कि आपने कुछ तो किया। राइट। तो हर चीज जस्टिफाई होनी चाहिए, पता है। आप किसी भी काम में जाओ, चाहे सेल्स हो या किसी और चीज में, आपका काम जस्टिफाई होना चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई भी कंसिडर करता है। भूषण ने पूछा, मैम फ्रेशर एचआर के लिए शुरू में सारे क्वेश्चन का आंसर करना इज नॉट इजी आई थिंक। तो किसी गाइड लेंगे क्या? गाइड लेंगे? वन एग्जांपल प्लीज। तो टेस्ट सेशन के क्वेश्चन की बात कर रहे हो भूषण तुम यहाँ पे, कि क्या? देखो,
क्वेश्चन वहाँ सेशन के अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन थे। और अगर आप एचआर प्रोफाइल की बात करते हो तो एचआर प्रोफाइल में अगर आपके पास डिटेल क्वेश्चन गए हैं तो वो एक स्टडी रहेगी आपके लिए, आपका एक होमवर्क जैसा रहेगा जो आप करके इंटरव्यू के सामने बैठ पाओगे। आप उन क्वेश्चंस को एक रात पहले पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे, आईने के सामने देख के आंसर्स बोलोगे, सही आंसर्स नॉट रॉन्ग आंसर्स। तब आपकी एक प्रिपरेशन रहेगी कि मैं इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा, मुझसे अगर मेरा स्ट्रेंथ पूछा तो मैं कैसे स्ट्रेंथ डिफाइन करूंगी, मेरा वीकनेस पूछा तो मेरा वीकनेस में मुझे बोलना क्या है। ये नहीं सोचना है कि मैं डरती हूँ, घबराती हूँ, ये मेरी वीकनेस है और मैं ये बोल दूं, नहीं, इस तरह के आंसर्स नहीं देते। तो इसलिए जो एचआर में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि क्वेश्चन आंसर करना इजी नहीं है, तो हर चीज का एक सोल्यूशन, एक आंसर रहता है। आपके और भी जो भी क्वेश्चन होंगे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ऑल राइट, सो एनी अदर क्वेश्चन? ये लास्ट क्वेश्चन आप कर लो और फिर मैं सम अप करती हूँ सेशन को। ओके, ऑल राइट। और कोई क्वेश्चंस नहीं है? कुछ क्वेरी हो व्हाट्सएप पे आप ग्रुप पे डालिएगा और आपको आंसर करूंगी मैं। फर्स्ट सेशन रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो भी आप बता दीजिएगा, और आपके रिजल्ट्स आएंगे और मैं डिफाइन करवाती हूँ नेक्स्ट सेशन का टेस्ट कब होगा, राइट? ओके, सो बाय देन, गुड नाइट, टेक केयर।